नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का थर्ड पार्ट और उम्मीद करता हूँ इसमें लगभग जितने भी प्रकाश के क्वेश्चन हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम प्रकाश के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन नहीं है दोस्तों, ये न्यूटन है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, इन कणों को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है धूल, रोशनी, कणिका या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों न्यूटन ने अपना सिद्धांत दिया था कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, इन कणों को कहा जाता है दोस्तों कणिका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ये न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश कणिका के रूप में चलता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश के विद्युत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा 1905 में की गई थी। इसके लिए उन्हें किस सन में नोबेल पुरस्कार दिया गया? दोस्तों 1905 में आइंस्टीन ने बताया था जो प्रकाश होता है वो फोटोन के रूप में जब किसी धातु पर पड़ता है तो धातु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन फोटो को ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं और ऊर्जा लेकर वो उस पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं। एक घटना कहलाती थी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। दोस्तों ये आइंस्टीन ने 1905 में बताया था और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1922 में दिया गया था। तो इसका ऑप्शन भी सी सही होगा, 1922। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश तरंग है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था वो मैक्सवेल ने दिया था। यानी मैक्सवेल ने सर्वप्रथम बताया था कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। देखते हैं इसके ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन न्यूटन है, पास्कल है, आइंस्टीन है और हाइजेन है। तो इसमें मैक्सवेल तो दिया नहीं है दोस्तों। तो न्यूटन ने प्रकाश को कणिका बताया था, पास्कल ने प्रकाश के बारे में कुछ नहीं कहा, आइंस्टीन ने प्रकाश को कणों के रूप में बताया था, फोटोन के रूप में। तो हाइजेन ने बताया था दोस्तों प्रकाश का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, यानी इसका ऑप्शन होगा डी सही, हाइजेन। हाइजेन ने बताया था कि प्रकाश द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में चलता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश क्या है? तरंग है, कण है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में चलता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो किसके द्वारा पता लगाया गया था? ऑप्शन है न्यूटन, हाइजेन, रोमर या एडिशन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा सी सही होगा। रोमर नहीं है, रीमर था। रीमर ने बताया था कि प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है निर्वात में। तो सबसे अधिक चाल भी प्रकाश की निर्वात में ही होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है ए अपवर्तन, परावर्तन, अभिलंब या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था जब प्रकाश किरण टकराकर किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को कहते हैं परावर्तन। तो परावर्तन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश के परावर्तन में क्या नहीं बदलता है? ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, दोनों या आयाम। तो दोस्तों जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें प्रकाश की तीव्रता और आयाम दोनों बदल जाते हैं, यानी तीव्रता भी बदल जाएगी और आयाम भी बदल जाएगा। लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं चेंज होगी और तरंगदैर्घ्य भी चेंज नहीं होगी। केवल 2 चीज़ चेंज होगी, तीव्रता और आयाम, और तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति चेंज नहीं होंगे। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। यानी जब भी परावर्तन होगा प्रकाश का तो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति नहीं चेंज होंगे, बदलेंगे नहीं, आयाम और तीव्रता बदल जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन सी धातु है? तो जो धातु दोस्तों सबसे ज़्यादा सफ़ेद होगी वो सबसे ज़्यादा परावर्तक होगी। जैसे बर्फ़ का परावर्तक नियतांक जो होता है, परावर्तक अंक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इसी प्रकार जो सबसे अधिक सफ़ेद धातु होगी वो सबसे अच्छी परावर्तक होगी। तो इसके ऑप्शन है सोना, लोहा, चांदी या तांबा। तो दोस्तों इन चारों में सबसे ज़्यादा सफ़ेद जो है वो चांदी होगी। तो चांदी सबसे अच्छा परावर्तक होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है, यानी किसी भी स्थिति में किस दर्पण में। देखिए किसी न किसी स्थिति में दोस्तों अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब समान बन जाएगा वस्तु के आकार का। तो आपके ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों
किसी न किसी स्थिति में दोनों दर्पण भी वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बना देंगे, लेकिन समतल दर्पण हमेशा ही, जो समतल दर्पण होगा वो हमेशा ही वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाएगा, समतल दर्पण। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। तो ये भी समतल दर्पण ही होगा दोस्तों। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार भी समान होगा, और जितनी दूरी पर वस्तु बाहर की तरफ होगी उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर अंदर की तरफ बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। तो इस दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के समान होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण कितने थीटा कोण घूम जाता है। ऑप्शन है θ/2, 2 थीटा, 3 थीटा या 4 थीटा। तो दोस्तों जब भी समतल दर्पण को हम थीटा कोण घुमाएंगे तो उसमें जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण घूम जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा कि जब भी समतल दर्पण को थीटा कोण घुमाते हैं हम, तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण घूम जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि जब दो समतल दर्पण को सामने रखा जाता है तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो दोस्तों जब भी दो समतल दर्पण एक दूसरे के सामने रखे जाएंगे तो उनके बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और प्रतिबिंबों की संख्या हम निकालते हैं 360/θ से, 360/θ ये फॉर्मूला होता है। तो एंगल जब कितना है 0, अब किसी के भी बटे में 0 हो तो उसका मान हमेशा अनंत होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सी, यानी जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के सामने रखे जाएंगे तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इसका कारण है कि इनके बीच जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 13, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 अंश कोण पर झुके हों तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसमें दे रखा है कि दो दर्पण होंगे ऐसे, इस प्रकार हैं, यानी दोनों दर्पणों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो अब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो प्रतिबिंब हम कैसे निकालते हैं, प्रतिबिंब निकालते हैं 360/θ - 1, अगर ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो 360 में जब भाग देंगे 90 का तो 4 आएगा, और 4 में से जब 1 माइनस कर देंगे तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। 3 प्रतिबिंब बनेंगे इसके, यानी जब एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हों तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या होगी 3। बात 200 समतल दर्पण की हो रही है, ना कि किसी और की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दर्पण का फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। फॉर्मूले हैं 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + 1/u = 1/f बार, 1/f - 1/u = 1/v, और एक फॉर्मूला है 1/v - 1/f = 1/u। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दर्पण का जो फोकस दूरी का सूत्र होता है वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। अगर इसके बीच माइनस होता तो दोस्तों वो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता, यानी 1/v - 1/u = 1/f, वो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज का नंबर क्वेश्चन 15 है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कैसा। काल्पनिक सीधा बड़ा, बी ऑप्शन है काल्पनिक उल्टा या बड़ा, सी ऑप्शन है काल्पनिक सीधा छोटा, या काल्पनिक उल्टा छोटा। तो दोस्तों वैसे तो अवतल दर्पण जो होगा वो केवल वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन केवल एक स्थिति में, जब वस्तु फोकस से आगे रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो अवतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा बनाएगा और वस्तु से बड़ा बनाएगा, केवल एक स्थिति में। बाकी सभी स्थिति में अवतल दर्पण जो होगा वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। केवल एक स्थिति, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, यानी एफ और पी के बीच में जब वस्तु रखी हो। दर्पण का ध्रुव पी होता है दोस्तों और फोकस होता है एफ। जब उसके बीच में वस्तु रखी हो तो केवल उस स्थिति में प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 16, कान का डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है। दोस्तों जो उसकी बैटरी होती है कान में देखने के लिए, वो किस प्रकार के दर्पण की बनी होती है, किस प्रकार का दर्पण उसमें लगा होता है, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है ए अवतल, बी उत्तल, सी गोलीय, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कान का डॉक्टर होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है अपने बैटरी में, उसमें जो जिसका भी प्रयोग करता है वो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दोस्तों ये थे आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।